देखो लेंस वाला ही टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि लेंस को अगर पॉलिश किया, पॉलिश इन द सेंस समझा तो देखो ये है हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ये हमारा प्लेन मिरर कैसे बनेगा, ये समझो ग्लास है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। इसको एक साइड से सिल्वर पॉलिश कर देंगे, इधर वाला जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। सेम यहां करेंगे, इधर वाली साइड को समझो पॉलिश कर देंगे। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इधर एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया, तो ये कर दिया हमने पॉलिश लेंस को। तो जैसे यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, वैसे यहां से नहीं जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। तो ऐसे टाइम फॉर्मूला याद रखो फोकल लेंथ का 1/f, यानी इसकी पूरी कॉम्बिनेशन की इट इज ट्वाइस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ ट्वाइस, क्योंकि रिफ्रैक्शन उसमें दो बार होगा, जाएंगी लाइट और रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, और एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना कि अगर आप किसी लेंस को पॉलिश कर रहे हैं, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। जैसे प्लेन मिरर को हम लोग पॉलिश करते हैं, वैसे हमने बाय कॉन्वेक्स लेंस को पॉलिश किया है। एक साइड से इधर से करो या इधर से करो, एक ही बात है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस से देख लो, ये देखो और दिस इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस, और एक साइड से हमने पॉलिश कर दिया। अब रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी जैसे मिरर में आएंगी, पर यहाँ ग्लास जो था वो स्ट्रेट था, अब ये कॉन्वेक्स शेप का है और उसके पीछे हमने सिल्वर कलर का पॉलिश किया है। तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा, दो बार, इसीलिए उसकी फोकल लेंथ में हमने ये लिखा है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो जब हम दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, समझो ये एक लेंस, ये दो लेंस कॉम्बिनेशन कर दिया, तो हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। पर यहाँ पे ट्वाइस आया है क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, याद रखो। तो दो लेंस को जब कंबाइन करेंगे तो फोकल लेंथ ऐसे ही लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 ट्वाइस। देख लो एक बार, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए ट्वाइस लिखा है। लेंस के कॉम्बिनेशन लिखेगी, ये वाला जो फॉर्मूला भी बताया बाद में पर। ओके, पहले इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला है, इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। तो इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस प्लस अब ये कर्व सरफेस यानी कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में डिराइव किया है, डायरेक्ट लिखा f इज इक्वल्स टू r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं पहले, पर ये लेंस का है। मिरर के लिए इसका भी फॉर्मूला मालूम है अपने को, फोकल लेंथ r/2। बस इन दोनों को इसमें डाल दो तो इसका आंसर मिल गया। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/f इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ये रिवर्स करके लिख रहे हैं, ट्वाइस इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 अपॉन में r आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू डाल रहे हैं 2/r, तो बेस सेम हो जाएगा r, ये बचेगा 2 × 2 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 म्यू माइनस 2/r। तो 1/f का आंसर है, तो f का आंसर बनेगा r अपॉन ट्वाइस कॉमन निकालेंगे, ट्वाइस म्यू माइनस 1। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसको पॉलिश कर दिया ऐसे, तो अब रिजल्टेंट फोकल लेंथ ये रहेगी, इस पर से निकल आएगा। ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना, जब भी दो लेंस का या एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हम बेसिक फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, रिजल्टेंट फोकल लेंथ इट इज 1/f1 प्लस 1/f2, 1 प्लस 1 ये ऐसे। बट यहाँ पे हमने ट्वाइस कर दिया क्योंकि रिफ्रैक्शन यहाँ पे दो बार होगा, जाएंगी और वापस आएंगी, और ये मिरर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम पहले वाले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, ये लिख लो। तो बाय कॉन्वेक्स था, हमने एक साइड से, अब इधर से पॉलिश करो या इधर से पॉलिश करो एक ही बात है, दोनों तरफ से सेम ही रहेंगे। ये फॉर्मूला हम इसके पहले वाले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, ये मिरर का फॉर्मूला, दोनों को ऐड करके इस इक्वेशन में डाल दिया। तो ये बेसिक इक्वेशन है, कहां से आया देख लो एक बार, 2 क्यों लिया है वो याद रखो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसे।
सॉल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर निकलेगा। नोट डाउन करो, मिटा दे इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अभी डबल कॉन्वेक्स था, अभी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंगे। ये प्लेन साइड और ये कॉन्वेक्स साइड, इसमें अब अलग अलग रहेगा। प्लेन साइड को भी पॉलिश कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, फिलहाल इसको ही करते हैं। इसको पॉलिश कर दिया, ये हमने पॉलिश कर दिया ये वाली साइड। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स। हाँ, तो इसमें ये वाला लेंस है और ये ऐसा मिरर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है प्लस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला फोकल लेंथ का ये भी हम डिराइव कर चुके हैं, r अपॉन इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये सॉरी लेंस, और ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर r/2, दोनों उसमें सब्स्टिट्यूट करो। सो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ये ऊपर जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन r, अब ये प्लस ट्वाइस अपॉन r, सिंप्लीफाई कर लेते, 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 अपॉन बेस सेम r, तो इट कैन बी 2 कैंसल, ट्वाइस म्यू अपॉन r, तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आएगी r अपॉन ट्वाइस म्यू। देखो, तो अभी हमने फिलहाल ये वाली साइड को पॉलिश की, हम प्लेन वाली साइड को भी करके देखेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे बस कॉन्वेक्स वाले के लिए, या कॉन्केव वाले के लिए हम लोग ये पॉलिशिंग वाला लिखने वाले नहीं है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें वो वैल्यूज डालो। लेंस का अलग से फोकल लेंथ ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, मिरर का फोकल लेंथ हमको पता ही है r/2 कर्व मिरर्स। डाउन कर लेते हैं, इसको मिटा देना। अब दूसरी तरफ पॉलिश करने वाले हैं। चलो इधर फिर से वही बना है, प्लेन सरफेस और ये कॉन्केव सरफेस, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब प्लेन वाली साइड को हम पॉलिश कर रहे हैं, तो फिर से कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इधर से लाइट जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके आएंगी, और ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट है, देखो प्लेन मिरर जैसा आएगा। तो इसकी फोकल लेंथ वही जो अभी हमने लिखा था लेंस के लिए, r अपॉन म्यू माइनस 1, और इसकी फोकल लेंथ मिरर की, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ याद रखो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि रेज पैरेलल आएंगे, कॉन्वर्ज नहीं होंगे, डाइवर्ज नहीं होंगे, पैरेलल ही वापस जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं होने वाले, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इंटरसेक्ट होंगे। तो फोकल लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। रेज पैरेलल आए, पैरेलल गए। कॉन्वेक्स लेंस मिरर में कैसा होता है, कॉन्केव अगर मिरर है तो ये रेज आए और यहाँ इंटरसेक्ट होंगे, ये इंटरसेक्ट ही नहीं होने वाले, पैरेलल आएंगे, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, पैरेलल आए पैरेलल गए, इंटरसेक्ट होने वाले नहीं है। तो याद रखना प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो पावर 0 रहता है, याद रखना प्लेन मिरर का, p = 1/f, प्लेन मिरर के लिए याद रखना है पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, पैरेलल रेज आए पैरेलल ही वापस जाएंगे। तो ये वैल्यू डाल दो, 1/f = ट्वाइस म्यू माइनस 1, ये आ गया, अपॉन में r प्लस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब 0, सो यही बचेगा खाली। तो f = r/, ट्वाइस म्यू माइनस 1, तो ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हो गई, यानी इसकी। तो पॉलिशिंग लेंस हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस की पॉलिश करेंगे, कॉन्केव नहीं। तो ये याद रखो, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज कैसे डालें वो देखो। ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, ये मिरर का, दोनों को ऐड करना है ये फॉर्मूले के हिसाब से। देखो फिर
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेंगे, दो लेंस अगर साथ में यूज किए तो उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान, ये फर्स्ट लेंस, ये सेकेंड लेंस, दोनों आजू बाजू में रखे। इसका पावर है P1, फोकल लेंथ समझो F1, पावर P2, फोकल लेंथ F2। सो पावर का फॉर्मूला सीधा है P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दोनों की एडिशन। फोकल लेंथ P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F, फॉर्मूला बताया ना पावर का। सो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ये फॉर्मूला हो गया पावर का। अगर दो लेंस से कंबाइन किए हैं, वो लेंस ऐसे भी हो सकते हैं दोनों, दो कॉन्वेक्स या दो कॉनकेव, अलग अलग सेम फॉर्मूला लगेंगे। या फिर एक कॉन्वेक्स भी हो सकता और एक कॉनकेव भी हो सकता, ऐसे। तो दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकते, दोनों कॉनकेव भी हो सकते लेंस, या एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस भी हो सकता। तो पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो सकती, देखो कि अगर दोनों की फोकल लेंथ सेम ले ले, F1 इज इक्वल टू F2, पर याद रखना इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, इसकी फोकल लेंथ निगेटिव, तो समझ में आ रहा ना। फोकल लेंथ P इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और फोकल लेंथ आ जाएंगी इंफिनिटी, यानी ये बिहेव करेगा ग्लास स्लैब के जैसे, ऐसे स्ट्रेट रेज जाएंगे सब, ठीक है। तो याद रखना इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव। अगर इसका पावर 10 है और इसका भी 10 है समझो, पर इसका लेंगे हम लोग -10, तो 10 प्लस -10 0, तो फोकल लेंथ 0, सॉरी पावर 0 तो फोकल लेंथ इंफिनिटी, ये याद रखना। रिजल्टेंट बोल रहा, रिजल्टेंट अगर सेम नहीं है, मान लो दोनों की फोकल लेंथ या दोनों का पावर सेम नहीं है, तो फिर इससे जो आंसर निकलेगा वो लेना। आंसर अगर पॉजिटिव आया तो समझना ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा कॉम्बिनेशन, और अगर आंसर फोकल लेंथ का निगेटिव आया तो समझना ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों का तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इन दोनों का आंसर निगेटिव, इसका आंसर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता। फिर से बता रहा, ध्यान देना, अगर इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, सेम फॉर्मूला लगेगा, बट याद रखो साइन कन्वेंशन में अगर सेम है P1 इज इक्वल टू P2, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी भी वैल्यू 10 है, पर इसकी हम निगेटिव लेंगे तो रिजल्टेंट पावर 0, सो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इंफिनिटी, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इतना देखो फिर आगे। अगर मान लो कोई भी दो लेंस के बीच में जैसे गैप नहीं रखा है हमने, यहाँ पे भी साथ में रखा है, पर सपोज गैप है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, इसकी फोकल लेंथ है F1, इसकी फोकल लेंथ F2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 इंटू F2। तो ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस हटा दे, दोनों को चिपका दे, तो D की वैल्यू 0, तो यही बचेगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो अगर गैप है दोनों के बीच में तो ऐसे ही याद रखना, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकते, दोनों कॉनकेव भी हो सकते, ठीक है। अगर दोनों कॉन्वेक्स है तो इसकी भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, रिजल्टेंट विल बी आल्सो पॉजिटिव। अगर दोनों कॉनकेव है तो रिजल्टेंट भी निगेटिव ही आएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है रिजल्टेंट और निगेटिव भी हो सकता है। मींस दिस कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट कैन बिहेव एज अ कॉन्वेक्स और रिजल्टेंट कैन बिहेव एज अ कॉनकेव आल्सो। प्लस माइनस साइन जो आएंगी उससे डिसाइड करना। ये देखो उठा दो, आगे चलो, मिटा देते हैं।
से बता ध्यान दो, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। अभी फिलहाल दोनों का पावर पॉजिटिव या फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट इन दोनों का पॉजिटिव ही है पावर, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। तो यहाँ एक का पावर है पॉजिटिव और एक का पावर है नेगेटिव, इसका नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है। तो रिजल्टेंट पॉजिटिव रहा तो याद रखना ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और अगर रिजल्टेंट नेगेटिव आया तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर ऐसे दो ले लिए तो इसका भी पावर नेगेटिव, इसका भी पावर नेगेटिव, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट पावर इज आल्सो नेगेटिव। ये रिजल्टेंट कॉन्केव की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये याद रखना, थोड़ा सा प्लस माइनस देख के हम पहचान सकेंगे कि रिजल्टेंट किसकी तरह बिहेव करेंगे। तब देखो आप, सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, देखो फिर से बता देते हैं, यहाँ लिखी है तो बता देते, ये कॉन्वेक्स लेंस है डबल बाय कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था r/2 म्यू माइनस 1। और प्लेनो कॉन्वेक्स अगर है ये ऐसा, तो इसकी फोकल लेंथ हमने लिख दी f = r/μ माइनस 1। तो ध्यान से देखेंगे, तो अगर आधा है फोकल लेंथ डबल है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको तो यही आंसर मिलेगा। तो इसकी फोकल लेंथ ये है, इसकी फोकल लेंथ ये, इसको हम कर देंगे समझो 1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f = 2 f1, डबल हो गई फोकल लेंथ। ठीक दिख रहा है, ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ हम ऐसे ही करने वाले, ध्यान दो, इसको बीच में से कट कर रहे हैं, यहाँ से हमने समझो काट दिया। तो काटने के पहले फोकल लेंथ थी f, पावर का p, ठीक है। तो अब हमने उसके दो टुकड़े कर दिए, यानी एक ऐसा है और एक ये अलग है। तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स मिल गए, तो फोकल लेंथ जो पहले थी ये उसके हाफ हो जाएंगी, इसकी भी फोकल लेंथ हाफ, फोकल लेंथ हाफ यानी पावर डबल, इसकी जो पावर थी उससे पावर डबल। तो ये एक अलग बन गया, ये दो अलग बन गए। तो याद रखना कट किया तो कैसे होगा, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेंगे, इसको कट किया है तो ऐसा मिला, एक और साथ में मिलेगा, तो फोकल लेंथ क्या हो गई डबल। इसकी फोकल लेंथ अगर f थी और बीच में से हमने काट दिया, तो एक जो पीस है उसकी फोकल लेंथ डबल f/2, दूसरे की भी f/2, फोकल लेंथ हाफ तो पावर डबल। देखो तो आप ऐसे कट करेंगे तो उसको ऐसे अरेंज कर सकते। अब आप चाहे तो इन दोनों को ऐसे भी रख सकते हैं, वो भी बता देते हैं, ये मिटा देता है, ये हो गया। फोकल लेंथ डबल कैसे हुई वो बताइए। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस ले डबल बाय कॉन्वेक्स और उसको बीच में से ऐसे कट कर दे, तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेंगे, ये अलग। तो इसकी फोकल लेंथ f है, पावर p है, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएंगी हाफ और पावर डबल, सिंगल इसे देखिए। तो अब आपके पास दो पीस है, आप चाहे तो कॉम्बिनेशन में ऐसे रखो या कॉम्बिनेशन में ऐसे रखो। कट करने के बाद तो आंसर सेम आएगा, इसका भी आंसर आएगा रिजल्टेंट f और इसका भी आंसर रिजल्टेंट f ही आएगा। यानी अलग कर दिए, अलग करने के बाद या चाहे तो ऐसे ही चिपका दो जैसे पहले थे, या ऐसे चिपका दो, एक ही बात है। फिर से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी f, पावर कितना हो जाएगा p, ध्यान रखना। देखिए आगे चलते हैं, इसको बिठा देते। तो इनको वापस अगर चिपकाएंगे या तो ऐसे या ऐसे, प्लेनो कॉन्वेक्स अलग, इनको ऐसे भी चिपका सकते हैं। तो फोकल लेंथ वही आएगी वापस से f, चिपकाने के बाद रिजल्टेंट। अब देखो वही है हमारे पास। अब हम कट कर रहे हैं समझो ऐसे दो पार्ट में कट करेंगे ऐसे, यानी ये एक पार्ट बनेगा, ये
दूसरा पार्ट। तो हमारे पास अब ऐसे दो पार्ट होंगे, ये एक, ये दूसरा, यहाँ से बीच में से कट कर दिया। तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, इसकी भी फोकल लेंथ f रहेगी, इसकी भी f, इसका भी पावर p और इसका भी पावर p। तो ऐसे कट करेंगे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। हाँ, पहले कैसा हो रहा था, अगर इससे इमेज इधर बना रहे, अब आधे से इमेज बनाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी उधर कम हो जाएगी इमेज के वहां पे, तो इमेज जितनी ब्राइट दिखती थी उतनी ब्राइट नहीं दिखेगी, पर फोकल लेंथ वही रहेगी जो पहले वाले केस में थी। पूरे इसकी कट करने के बाद दो पीस हो गए तो दोनों की फोकल लेंथ f और दोनों का पावर p। ठीक है, इमेज जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, डिक्रीज होंगी, बट फोकस वही रहेगा, पावर उतना ही। देखो अब आप इनको कॉम्बिनेशन में अगर लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, एक को ऐसे रखो और दूसरे को भी साथ में ऐसे रख दो, तो फोकल लेंथ हो जाएगी हाफ फॉर्मूले के हिसाब से और पावर हो जाएंगी डबल। ये हुई 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों से तो ऐसे। तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते, देखो एक ऐसे रखो और एक उल्टा रख दो ऐसे कट करने के बाद में, इसको घुमा के रख दिया, ये यहीं रखे ऐसा और इसको घुमा के रखो बेस को ऊपर ऐसा। तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उल्टा ले लिए तो फोकल लेंथ 0 ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, सॉरी फोकल लेंथ इंफिनिटी ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, प्रिज्म जैसे ही समझो, ये पहला प्रिज्म, ये दूसरा प्रिज्म, ऐसा। तो एक प्रिज्म सेपरेट करना, दूसरा प्रिज्म वापस से कंबाइन कर देगा, ऐसे ही। तो यहाँ फोकल लेंथ इनफाइनाइट। कॉम्बिनेशन कट करने के बाद अगर ऐसे रखेंगे तो फोकल लेंथ हाफ पावर डबल, और एक सीधा और एक उल्टा रखेंगे ऐसे तो फोकल लेंथ इंफिनिटी, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा वो। फिर याद रखो ग्लास स्लैब बन गया, समझो ये पूरा, ये बन गया हमारा एक ग्लास स्लैब। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखो, मिटा देते इसको, फिर देखते प्रिज्म का। अब देखेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म आप लोगों ने सभी देखा होगा, हम बनाते समय एक ही फेस बनाते हैं ऐसे उसका, ये वाला, ठीक है, पर एक्चुअल में उसमें देखो बना देते थोड़ा सा रफ। हाँ, तो ये एक बेस है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई बेस, ये एक ट्रायंगुलर फेस, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस, तो दो ट्रायंगुलर फेसेस है, पूरा सॉलिड ग्लास से बना हुआ ऐसा नहीं रहता, ये पूरा सॉलिड ग्लास से बना हुआ रहेगा, दो ट्रायंगुलर फेसेस और तीन रेक्टेंगुलर, एक दो और इधर तीन, पर हम दिखाते समय हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे। तो ये एक ट्रायंगुलर फेस, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस, जिसपे बेस पे रखेंगे इसको ऐसा, ठीक है, तो एक ये और एक ही, तो तीन रेक्टेंगुलर और दो ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं। और याद रखो पूरा सॉलिड है, मेड अप ऑफ ग्लास। तो जब लाइट इसमें एंटर होती, ये तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहा था, आगे डिटेल में लेंगे। तो ये देखो लाइट जा रही फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारी, ठीक है, जाना चाहिए था लाइट ने ऐसे स्ट्रेट, बट इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब यहां जाएंगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वापस बाहर निकल रही। तो जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, बट बेंड होकर इधर गई है, इसका मतलब याद रखो व्हेनेवर लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स अ बेस। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर हम देखेंगे तो इसमें भी दो प्रिज्म है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं हम ऐसे। तो लाइट भी जब इनमें से पास होती तो बेंड होती टुवर्ड्स द बेस, ये है बेस यहाँ पे और यहाँ पे, इसीलिए ये रेस को क्या करता, कॉन्वर्ज। तो ये रेस को कॉन्वर्ज क्यों करता, क्योंकि इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ प्रिज्म जिसके बेस का है टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हम ये देखें डबल कॉन्केव, तो देखो ये प्रिज्म ऐसे है, अब इसमें से जब लाइट पास करेंगे तो दे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ बेंड होंगे। तो याद रखना जब भी लाइट प्रिज्म में से पास करेंगे दे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, जैसे यहां था लेंसेज में,
तो इसीलिए ये कॉन्वर्ज करता और ये डाइवर्ज करता। किसी ने पूछा ये लेंस कॉन्वर्ज क्यों करता और ये डाइवर्ज क्यों करता, तो ऐसे प्रिज्म बना के आप लोग समझा सकते हो कि यहाँ पे जो प्रिज्म है तो समझो उसका बेस एज की तरफ है, तो रेज उधर बेंड हुए, मींस रेज को क्या किया है उसने, डाइवर्ज। और ये ग्लास से बना हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे सनलाइट अगर हम यूज करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह यहाँ सनलाइट यूज करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था म्यू, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। सनलाइट में 7 डिफरेंट कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हर एक की वेवलेंथ अलग है। तो जब लाइट इसमें से एयर में से प्रिज्म में जाएंगी तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो एंगल ऑफ बेंडिंग भी सबका अलग रहेगा, तो 7 कलर्स सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो सब 7 कलर सेपरेट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इधर बाहर निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। स्क्रीन पे 7 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये जो सामने स्क्रीन पे मिलेगा इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, रेनबो जैसे ही समझो। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा वही बैंड होगा, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो सबसे कम बैंड वही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फॉर्मूला याद होगा तो हमने ये लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास, या पहले वेलोसिटी का लिखा, वेलोसिटी इन एयर c से डिनोट कर लो, वेलोसिटी इन ग्लास, सो वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास। तो वेवलेंथ के साथ कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो वेवलेंथ जितनी कम एंगल उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बेंड होगा वायलेट और सबसे कम बेंड होगा रेड, इसीलिए वो 7 डिफरेंट कलर्स जब लाइट प्रिज्म में से पास होती तो क्या हो जाते, सेपरेट। क्यों सेपरेट हो रहे याद रखो, व्हेन लाइट, व्हाइट लाइट और सनलाइट एंटर्स द प्रिज्म इट कंटेन्स 7 डिफरेंट कलर, और हर कलर की वेवलेंथ अलग है। वेवलेंथ अलग है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा ग्लास का, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मतलब एंगल जो डेविएशन होगा वो भी अलग है। वेवलेंथ जितनी कम, डेविएशन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। तो वो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसमें तो वो सबसे कम डेविएट होगा। याद रखना, वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो जो डेविएशन है वो वायलेट का रहेगा मैक्सिमम और रेड का रहेगा मिनिमम। तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ, रेड सबसे कम डेविएट हुआ, इसीलिए वो 7 डिफरेंट कलर्स सेपरेट हो जाएंगे जब लाइट इसमें से पास होंगी प्रिज्म में से। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और यहाँ जो 7 डिफरेंट कलर्स मिले हैं इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो याद रखो, prism has 2 triangular faces and 3 rectangular faces। तो हम सिर्फ triangular face बताएंगे। अब आगे जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो देखते हैं एक बार, ये नोट डाउन कर लेना थोड़ा सा। This phenomenon is called dispersion of light and the 7 different colors which we get on the screen is called spectrum। अब देखो प्रिज्म फॉर्मूला बना रहे हैं, इस एंगल को, ये वाले को प्रिज्म एंगल बोलेंगे और उसको ए से डिनोट करेंगे। ट्रायंगल को एबीसी नाम दे सकते चाहे तो आप लोग। ये है समझो नॉर्मल सरफेस को नॉर्मल, ये है हमारा इंसिडेंट, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है आई। ध्यान देना, अब डायग्राम कंप्लीट कर रहे फिर प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पूरी स्टेप्स बता रहा। देखो लाइट जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, ये रेड से जो बनाया है वो डायरेक्शन होनी चाहिए थी, बट इट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझो नॉर्मल के साथ R1। अब यहाँ पे नॉर्मल बना, लाइट ने जाना चाहिए था स्ट्रेट बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज नाउ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम
डेंसर टू रेयरर मीडियम, वापस एयर में आ गया। तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, इट इज डिनोटेड बाय ई। देख लो ये एंगल, और इस एंगल को नाम देंगे हम लोग यहाँ R2। तो नॉर्मल को पीछे एक्सटेंड करेंगे, समझो नॉर्मल यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे, इसको नाम दे दिया O। अब लाइट जाना चाहिए था इधर स्ट्रेट ऐसे, पर वो इधर चली गई, तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते ऐसे। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ब्लैक कलर से जो बताया वो लाइट का पाथ है, देखो ये यहाँ से लाइट गई, फिर इधर गई, फिर इधर चली गई, बेंड हो गई टुवर्ड्स द बेस। ये हम बता रहे कि एक्चुअली इधर जाना चाहिए था, पर इधर जाने की जगह वो लाइट बेंड होके इधर गई है ऐसे, देखो। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये है R1, ये है R2। रिफ्रैक्शन, अब अंदर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, याद रखो। तो डायग्राम देख लो, तो रे का पाथ ये है एक्चुअल में, देखो डॉट लगा देता है, ये फर्स्ट यहाँ से, फिर वो रे यहाँ से गई है, फिर वो रे यहाँ से गई है। तो ये है एक्चुअल पाथ लाइट का, ठीक है, दिख रहा ना। डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा एक बार, और यानी थोड़ा सा आइडिया भी क्लियर हो जाएगी क्या हो रहा। देखो लाइट ऐसे जाना चाहिए था, फिर इधर गई है, फिर ये इधर गई, तो ये पाथ हो गया। ये जो डॉटेड लाइन लगाया है और ये डॉटेड लाइन है वो है नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया वो पाथ है, डॉटेड लाइन वाला नहीं। तो लाइट ने ऐसे जाना चाहिए था, तो बेंड हो गए वो इधर गई है, ऐसे ऐसे बता सकते हैं हम लोग। तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ध्यान से देख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे, फॉर्मूला पूरा डिराइव कर रहे हैं। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ गिनना हमेशा। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये R1 और ये एंगल R2, और ये डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। देख लो एक बार ये डायग्राम नोट डाउन कर लो बेटा, डायग्राम ड्रॉ करो, यानी आइडिया थोड़ी सी क्लियर हो जाए। फिर आगे लेता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अब देखो ध्यान देना डायग्राम को, पहले क्या लिख रहे हैं, ये डेल्टा, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा है, इट इज द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की एडिशन लेना पड़ेगा। डेल्टा इज इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट वाला एंगल और सेकंड डॉट वाला एंगल, तो वैल्यूज लिख रहे हैं वहां पे। तो ये देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये है सब, ठीक है। तो ये डॉट और ये डॉट ऐड कर रहे हैं, तो डॉट पहला आएगा I पूरा एंगल माइनस R1, तो पहले डॉट की जगह लिख रहे हैं I माइनस R1 प्लस, अब ये डॉट ले रहे हैं, ये हटा दिया, अब ये डॉट, तो ये पूरा E है एंगल, उसमें से R2 माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा E माइनस R2। तो एक्सटीरियर एंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला वो डॉट लगा देते फिर से ना, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, नाम नहीं दिया है, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दिख रहा सबको, नोट डाउन हो रहा। देखो कौन सा ट्रायंगल लिया है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो ये पहला डॉट है, ये दूसरा डॉट है, ये आएगा I माइनस R1, ये E पूरा E रहेगा ना वर्टिकली अपोजिट, और उसमें से R2 माइनस 3, ये प्लस ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये याद रखो फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दो, ये जो क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, ये समझो P1, ये पॉइंट P2 और O, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल A P1 O P2, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट रहते हैं, ये और ये दोनों की एडिशन 180। और अब ट्रायंगल देखो P1
P2O in triangle P1 P2O, तो वहां पे भी आएगा एंगल R1 प्लस R2 प्लस O, एंगल R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के एडिशन 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हटा देते हैं यहाँ से भी और यहाँ से, यहाँ रहने देते हैं, ये A रख लीजिए। तो ध्यान से लिखेंगे तो यहाँ A कंपेयर करो, इधर है O, इधर है O, इधर 180, इधर 180, इधर है A, इधर है R1 प्लस R2, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये दो इक्वेशन मिल गए, एक ये और एक ये, दोनों काम आएंगे। इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। पूरे डेरिवेशन के स्टेप्स बता रहा, अगर आपको ये डेरिवेशन देखना है तो आप 11th की टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। फिर से ध्यान दो, पहले हमने लिखा है डेल्टा, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ये लिख लिया। फिर हमने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया है, A P1 O P2 को, और अपोजिट एंगल की एडिशन लिखा है 180। फिर हमने ये ट्राइंगल लिया है और इन तीनों एंगल की भी एडिशन लिखा है 180। तो जनरली जब हम प्रिज्म यूज करेंगे तो हमारे को प्रिज्म एंगल दिया रहेगा, I की वैल्यू और E की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम फॉर्मूला उसी के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। R1 R2 हटाने हैं, तो अब कैसे हटाएंगे वो देख लो। इतना इन दोनों को कंपेयर किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो A की जगह है R1 प्लस R2 वो हमने लिख लिया, O की जगह O, 180 की जगह 180। नोट डाउन करो, फिर आगे लिख दो। नोट डाउन कर लो, फिर आगे लिख दो। तो देखो बीच में की स्टेप्स मिटा है, डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, पर अगर आप देखना चाहें तो फिर से पूरा आप 11th की बुक में देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काम का है हमारे, और एक ये फॉर्मूला काम का है, तो ये मैं वापस से लिख लेता, ये हटा रहा। सो एंगल ऑफ डेविएशन हमने लिखा था डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। और A की वैल्यू लिखा था हम लोगों ने R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस इक्वेशन में डाल दो, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, और वी कैन राइट डेल्टा प्लस A, इसको इधर ले लो, इट इज इक्वल्स टू I प्लस E। देखो ये काम का है। तो R1 प्लस R2 की जगह हमने A लिख दिया, तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टू I प्लस E। नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे रे यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर ही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ाएंगे और एंगल ऑफ डेविएशन गिनते जाएंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे 11th में शायद आप लोगों ने किया होगा कि हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा m हो जाएगा, यानी डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से क्या होगा, इंक्रीज। यानी अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये कम होते जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां मिनिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने और बढ़ाया और आगे गए तो फिर से एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज। तो ये जो कंडीशन मिलेगी यहाँ आपको मिलेगा I is equals to E और R1 is equals to R2। ये कंडीशन याद रखो, ये वाले पॉइंट के लिए मिनिमम डेविएशन के लिए। सिर्फ वही एक कंडीशन ऐसी रहेगी जहां ये I is equals to E रहेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम हो जाएंगे, और R1 is equals to क्या हो जाएगा, R2। बाकी सब केस में ये इक्वल नहीं रहेंगे। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पहले वाले में। तो A is equals to लिख लेते हैं twice R, R1 is equals to R2, so we can write R can be written as A by 2, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में डालेंगे तो डेल्टा प्लस A is equals to I और E सेम, यानी हम लिखेंगे twice I, ठीक है। so I can be written as डेल्टा प्लस A अपॉन 2, डेल्टा M है वो डेल्टा मिनिमम, पर अभी फिलहाल डेल्टा ही लिख रहे हैं, नहीं तो चाहे तो आप लोग डेल्टा M लिख सकते हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा है।
तो ये एक I मिल गया, ये एक R मिल गया। तो याद रखो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां वो मिनिमम हो जाएगा, फिर अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जिस एंगल पे वो यानी जहां से वो बढ़ना शुरू होगा वो मिनिमम वैल्यू हो गई है, तो उस टाइम पे अगर आप मेजर करेंगे तो I और E आपको क्या मिलेंगे सेम, और R1 और R2 भी क्या मिलेंगे सेम। तो वही हमने इस इक्वेशन में डाला है, I प्लस I की जगह लिखा है ट्वाइस I, ये रहा, और ये I की वैल्यू निकाल लिया, और यहाँ R प्लस R लिखा है ट्वाइस R, और ये R की वैल्यू निकाल ली। अब ये क्यों निकला वो बता दो, डायग्राम देख लो, लास्ट स्टेप बची है तो वो ग्राफ मीटर रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये डेरिवेशन पूरा स्टेप वाइज जैसे मैंने बताया वैसा देखना है आप लोगों को, तो आप 11th की टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। अब फाइनल आंसर लिख रहा मैं, ये R की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है, तो प्रिज्म फार्मूला फाइनल लिख रहा है, ध्यान। तो ये डेल्टा छोटा सा है, मैंने बीच में, तो ग्राफ मीटर है क्या, ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है डेरिवेशन में, आप लोगों ने लिख लेना है एक बार, पर डेरिवेशन काम नहीं आएगा हमारे को, बस हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो काम आएगा। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ले रहे हैं हम स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R। तो ये हमारी I की वैल्यू, ये हमारी R की वैल्यू, ये I की वैल्यू, ये R की वैल्यू, इसीलिए सब इतना किया है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा sin I की वैल्यू ये डेल्टा m यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a यानी प्रिज्म एंगल, ये वाला प्रिज्म एंगल, इसको प्रिज्म एंगल बोलेंगे, और अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin r sin a डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला। तो यहां तक हमारे को लाना, ये हो गया हमारा प्रिज्म फॉर्मूला। तो हमको तो सिर्फ यही याद रखना है डायरेक्ट, डेल्टा m इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, a इज द प्रिज्म एंगल, यहाँ पे a प्रिज्म एंगल और अपॉन में 2। तो आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया ये। तो दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला, ये हमारा बन गया प्रिज्म फॉर्मूला। तो मैंने आपको पूरी स्टेप्स बताया, अगर आप लोगों को फिर भी देखना है तो आप लोग ये सारे के सारे स्टेप्स टेक्स्ट बुक में वापस से देख सकते हैं। तो ये म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 साइन a अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। इसमें माइन्यूट सा चेंज करेंगे और फिर इसके कुछ इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्टेप वाइज लिख लेते हैं। देखो डायग्राम हो गई, डेरिवेशन के स्टेप हो गए, लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, यही फॉर्मूला है हमारा लास्ट वाला, वही रख के सामने सब आता है। ये भी बीच वाले भी फॉर्मूले याद रखना थोड़ा सा, और ये मेन है। तो फिर से लगे तो एक बार बताया था, मेन फॉर्मूला ये था डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, और ए इज इक्वल्स टू था R1 प्लस आई। ये वाले फॉर्मूले से हमने फाइनल ये आंसर निकाला। नाउ इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा एकदम स्मॉल है तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो हम वहीं मूव कर रहे हैं। सो न्यू इज इक्वल्स टू, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा हटा देंगे हम, तो बचेगा वहां पे डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 2, ये तो 2 2 कैंसिल, ये बचेगा डेल्टा m प्लस a अपॉन a, को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो a इंटू म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस a इधर आके माइनस और कॉमन, सो डेल्टा m इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए, इससे भी वही आंसर निकलेगा, बट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा रेडियन में, तो ये वैल्यू सेम होगी, तो हमने साइन हटा दिया। तो ये एक फॉर्मूला है, ये मेन है और ये एक मेन है, तो इसी पर से हमने निकाला। तो थीटा इज स्मॉल, उसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ए क्या आएगा, तो ए क्या है प्रिज्म एंगल, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
मटेरियल ऑफ द प्रिज्म म्यू माइनस वन। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया, उससे ये इजी हो। ये याद रखना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस वन, या फिर ये याद रखो साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। ये क्या है, प्रिज्म एंगल, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी ग्लास है समझो, और डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये याद, तो इसको नेक्स्ट कल यूज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये देख लो एक बार पहले, ये हमारा फाइनल आंसर, उसको हमने थोड़ा चेंज करके यहाँ तक लिखा है। तो ये देख लेना, फिर से बोल रहा अगर ये डेरिवेशन देखना है आप लोगों को तो आप 11 की टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो इसके बचे हुए जो प्रॉब्लम्स है और कुछ टर्म्स है और रिलेटेड इससे, तो वो हम इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। बट तब तक आप लोगों ने एक बार ये टेक्स्ट बुक में देख लेना, ये फॉर्मूला हमारे लिए मेन है और ये फॉर्मूला हमारे लिए मेन है, कैसे आए याद रखो, और ये फॉर्मूले याद रखो, ये फॉर्मूले काम आएंगे। बस स्टेप्स एक बार टेक्स्ट बुक में से फिर से देख लेना, पूरा मैंने समझाया है। ये 1 2 3 4 प्रिज्म के लिए 4 फॉर्मूले याद। चल मैं ये फॉर्मूले फिर से बता दूंगा एक बार, मतलब पूरा डिराइव करके सिर्फ फॉर्मूले लिखेंगे और फिर हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक बार आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना है इनका डेरिवेशन, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। प्रिज्म हो गया कि फोटोमेट्री वाला टॉपिक रहेगा रे ऑप्टिक्स में हमारा, और फोटोमेट्री यानी वही लाइट से रिलेटेड, और समझो फिर रह जाएगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसा है। फिर ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ उसकी लिस्ट बनाते जाना वहाँ पे, ठीक है, और लिखते जाओ जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे। तो बचा हुआ प्रिज्म का नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे।